अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीबडी। अच्छा, लगता है कि अभी एक ईद खत्म हुई थी और हम दूसरी ईद पे आ गए हैं, एटलीस्ट मुझे यही फीलिंग हो रही है। लेकिन जो जहां जहां ईद आज मना रहा है उसको बहुत बहुत ईद मुबारक फ्रॉम जियो पाकिस्तान। फ्रॉम जियो पाकिस्तान। जिसने हज मुकम्मल कर लिया है, अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए और मुबारक हो आपको, आपके अहल खाना को, क्योंकि ये भी जिंदगी की एक बहुत मेजर अचीवमेंट होती है। ओह मैसिव, मतलब कि इसके लिए तो पूरी एक ऑलमोस्ट जिंदगी ही गुजर जाती है। लकी आर दोस्त जो अपनी यंग लाइफ में ही हज कर लेते हैं, वरना दिस इज वन बकेट लिस्ट जो होती है ना, वो आपको चाहिए होता है कि आप बहुत बिजी होंगे, लेकिन हम आपके साथ फिर भी ईद मनाने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें इस बात का भी यकीन है कि आप हमारे लिए तो टाइम निकाल ही लेते हैं। हाँ, दैट इज, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। लेकिन आप लोगों को शायद थोड़ा सा डर था और एक फिक्र होगी कि मेरे बकरे का क्या हुआ, जो मैंने कुर्बानी का बकरा अपने भाई को आउटसोर्स किया हुआ था, लेकिन वो लास्ट मिनट में आ ही गया, मैनेज हो गया, वो आ गया। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपडेटेड रखूंगी एंड फाइनली वी हैव इट। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बजट का कुछ इशू था, इसलिए जरा छोटा बकरा। वी डोंट हैव टू टेल एवरीबॉडी। और बाय द वे, बजट का इशू, हम तो इतने ऑनेस्ट है कि लिटरली घर घर के यही इश्यूज होते हैं, हमारे भी यही इश्यूज हैं, तो हमने आपके सामने रख दिए। हाँ। दूसरी एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज डोंट मिस, हम जरा लेट आए ऑन टू द बैंड वैगन, लेकिन फर्शी पे आई गए। ओह, दैट्स वेरी नाइस। व्हाट डू यू मीन? ओह, व्हाट आर यू वेयरिंग? दैट इज आल्सो फर्शी। अच्छा, इज इट सो? आई डिड नॉट नो दैट दिस। ये तो आजकल ऐसे ही मिल रहे हैं कि भाई को पता नहीं होगा। ऑफ कोर्स, सो वी आर बोथ इन आवर फर्शी अटायर। अच्छा, लेट हो गए ईद पे हम मेहमान भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, आपको पता है ना। सो हम उनको मजीद इंतजार नहीं कराएंगे, क्योंकि ईद हो, शब बरात हो, कोई भी हो त्योहार, जियो पाकिस्तान इज ऑलवेज हियर विद यू। नॉट जस्ट दैट, आपको पता है कि जियो पे वैसे तो हमारे सारे गेस्ट स्पेशल होते हैं, लेकिन जियो पे जब ईद हो रही होती है जियो पाकिस्तान में, सो दोज गेस्ट बिकम इवन मोर स्पेशल, क्योंकि हम उनसे ईद के बारे में भी बातें करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खबरों को हमारे यहाँ ब्रेक नहीं लगती है, बिकॉज दिस इज प्राइमरीली अ न्यूज़ ब्रेकफास्ट शो। सो आजकल वैसे ही खबरों का सीजन है, बजट की आमद है, बहुत से सवालात उससे रिलेटेड आपके हैं जो आप हमसे पूछते रहते हैं। सो इसी सिलसिले में हमने अपने मेहमानों को भी लाइन अप किया है। कुछ हल्का फुल्का म्यूजिक, कुछ खाने पीने की बातें, ये सब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले वी आर रियली ग्रेटफुल, वी आर रियली ऑनर्ड कि हमें इस मर्तबा फिर से ईद पे वक्त दिया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने। So we are very happy and first up we want to thank you शाह साहब, बहुत 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 और हमने शाह साहब को इसलिए भी जहमत दी है क्योंकि गुज़श्ता 14 साल से सिंध का बजट शाह साहब पेश कर रहे हैं। तो लिहाजा लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने ईद की भी बातें करनी है, लेकिन प्राइमरीली हमने जरा बजट की भी बातें करनी है। शाह साहब, तो सबसे पहले तो ईद मुबारक। ईद मुबारक। और चूंकि ईद है तो हम आपसे पहला सवाल यही करेंगे कि हमने आपका रूटीन छोटी ईद पे तो मालूम कर लिया था, बड़ा एक्सटेंसिवली आपसे बात हुई थी। इस बड़ी ईद लिटिल डिफरेंट, या आप इस पे भी गड़ी खुदा बख्श जाते हैं और फिर अपने हल्के में टाइम गुजारते हैं? कुर्बानी वगैरह कहाँ होती है, आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है कुर्बानी में, मतलब जानवर वगैरह आप खुद पसंद करते हैं या क्या होता है? प्लीज बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। ईद के हवाले से जी बिल्कुल, ईद की नमाज गड़ी खुदा बख्श में पढ़ते हैं शहीदों की मज़ार पे, और उसके बाद नॉर्मली में चेयरमैन होते हैं उधर, तो उनसे मुलाकात हो जाती है। इस दफ़े चेयरमैन इज़ एज़ यू नो अब्रॉड, वो जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको लीड कर रहे हैं, तो ही इज़ नॉट हियर। उसके बाद मैं गांव आ जाता हूँ और गांव में कुर्बानी भी वहाँ होती है, दैट इज़ ट्रेडिशनल। मेरे वालिद साहब के ज़माने से वो भी गांव में करते थे, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते हैं उनसे ईद के दिन वहाँ मुलाकात होती है। फिर हमेशा की सेकेंड डे मैं रखता हूँ अपनी फैमिली के लिए, और थर्ड डे फिर जो ऑफिशियल होती है ईद मिलन फॉर पीपल इन द चीफ मिनिस्टर्स हाउस, वो करता हूँ मैं। अच्छा जी, ये भी बताइएगा शाह साहब कि इस ईद के कुछ दिन बाद ही बजट वगैरह भी ऑब्वियसली आ रहा है, और इसलिए इस बार तो मसरूफियात जो हैं वो भी ज़्यादा ही होंगी। तो सिंध हुकूमत अपने बजट के साथ वफाकी बजट पर भी नज़र रखे हुआ है। क्या उम्मीद है आपको कि इस्लामाबाद से कुछ अच्छी खबरें वगैरह हमें मिलेंगी? मुझे ये हासिल है प्रिविलेज के मैं पिछले 2010 से बल्कि 11 से, so it's been 14 years that I've been preparing the budget for the Sindh
गवर्नमेंट और तकरीबन 11 साल, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ये 12वां साल होगा कि मैं खुद बजट प्रेजेंट कर रहा होता हूँ। इनिशियल पहले एज फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस का पोर्टफोलियो अभी भी मेरे पास है। तो हमारी तो वो ईद की जो छुट्टियाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट की और उनके साथ मेरी भी ख़त्म हो जाती हैं। इट्स 24/7 ड्यूरिंग दी बजट प्रिपरेशन, 7 के 7 दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट खुला रहता है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड और डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह। तो आपने वफाक से पूछा, हमारे स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे आइन में टैक्सेस मेजॉरिटी कलेक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट, और फिर वो अंडर दी एनएफसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सूबों को। तो सूबों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स हैं वो पूरे अगर कर सके तो ऑब्वियसली देन वी गेट द मनी, अदरवाइज वी डू नॉट। तो हमारी सबसे पहली तो उम्मीद फेडरल गवर्नमेंट से यही होती है कि जो टारगेट्स वो सेट करते हैं वो अचीव करें। अनफॉर्चुनेटली ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, हमें नहीं लग रहा है कि टारगेट्स अचीव कर सकेंगे। अभी 30 जून में कुछ हफ्ते बाकी हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट जो इस वक्त मैं जैसे आपको बताऊं कि एज ऑफ राइट नाउ हम तकरीबन 300 अरब रुपए सूबा सिंध सिर्फ शॉर्ट है, जो कि कलेक्शंस हमें प्रॉमिस की गई थी या एस्टिमेट की गई थी फेडरल गवर्नमेंट ने उससे। तो उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है सूबों को, एंड बाकी सूबों की भी यही पोजीशन होगी। हमारा ये साल वाला बजट जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो 30 जून 2025 को ख़त्म होगा, या अगले साल वाला बजट, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, और उसकी वजह से आपको पता है कि इन कंडीशनैलिटीज़ की वजह से हम ग्रोथ की तरफ ज़्यादा नहीं जा सक रहे, हम कंसोलिडेशन ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कटेल हो गए हैं, फेडरेशन के भी, सूबों के भी, और हमें एक सरप्लस रखना पड़ता है अपने अकाउंट्स में ताकि IMF की कंडीशंस को पूरा कर सकें। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं सूबों को, और सिंध भी इससे अफेक्ट हुआ है। बट डिस्पाइट दैट आई एम फेयरली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस जो हमारी हुकूमत सिंध की पहले साल में हुई। अब्दुल्ला जी, मैं आपको बता दूं कि पहला साल आफ्टर द इलेक्शंस इज़ ऑलवेज द मोस्ट डिफ़िकल्ट। उसकी वजह ये होती है कि इलेक्शन से पहले, और हमारी गवर्नमेंट ही थी या जो भी गवर्नमेंट होती है, लकली हम तो जीतते आ रहे हैं सूबा सिंध में, तो हम आखिरी साल में पॉलिटिकली लोग ज़्यादा बजट को ज़्यादा स्पेंडिंग के प्लान्स बनाते हैं, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देते हैं, ज़्यादा स्कीम्स देते हैं, होपिंग कि जी हमारी गवर्नमेंट दोबारा आएगी और हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। और सेकेंडली अगर गवर्नमेंट नहीं भी आए तो फिर भी आपकी स्कीम्स बजट के प्रोग्राम में शामिल होती हैं। तो वो जब पहला साल आता है तो उसमें फिर आप नई स्कीम्स वगैरह नहीं कर सकते, और जो ये हमारा साल गुजरा है वो एक मेजर वजह यही थी कि हम नई स्कीम्स नहीं ले सके। जो अगला साल आएगा उसमें हमारा प्लान है, एंड दिस इज़ मच बेटर देन, बिकॉज आई वॉज द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम 2018 to 23। उस वक्त तो जो फेडरल गवर्नमेंट की कलेक्शंस थी वो इतनी कम थी, बिलो जो टारगेट्स थी, कि हम पहले 3 साल कोई नई स्कीम नहीं दे सके थे इन द बजट। बट इस साल भी होपिंग कि अगले साल में हम कुछ नई स्कीम्स देंगे बजट। सर, आप ज़ाहिर है अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत वफाक से बहुत से मामलात पे सपोर्ट चाहती है, मिलनी भी चाहिए, और सबकी नज़रें एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है हमारा कराची सक्खा-वे का अगर मोटरवे बन जाए, फिर कराची लाहौर मोटरवे का रास्ता भी मतलब बहाल हो जाएगा, आसान हो जाएगा उससे, और कराची टू हैदराबाद मोटरवे की भी हालत आप सबके सामने है। उसके भी बीच में हमने सुना कि जी उस पर काम हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसको नए सिरे से कुछ किया जा रहा है। अगर इस बजट पे इस बात की कमिटमेंट हो जाए तो क्या ही बात है। सर, 2025 में पर्टिकुलरली कराची टू सक्खर मोटरवे पे कोई कमिटमेंट मिल सकी है आपको कि हाँ जी पेशरफ्त हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा? देखिए, कमिटमेंट है, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों पहले फेडरल कम्युनिकेशन मिनिस्टर आए थे जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मिनिस्टर हैं, और उनके साथ बड़ी डिटेल में बात हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा कहा है कि जी आई एम गिविंग टॉप प्रायोरिटी टू दिस, लेकिन वो ट्रांसलेट होती हुई नज़र कम आ रही है। मैं बड़ा
क्लैरिटी से ये बात कहूँगा। मैंने तो फेडरल मिनिस्टर से कहा था, बिकॉज अभी वो ये रहा है कि जो मेन इशू है इज़ दी हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे, जिसकी बहुत बुरी हालत है, जो पुराना रोड है, जो हमारा N5 पुराना कहलाता है। अब वो जो M6 मोटरवे बननी है उसकी तकरीबन 400 बिलियन रुपए की कीमत है, उससे ज़्यादा ही होगी। 400 वाज द एस्टिमेट सम इयर्स अगो। और उन्होंने कहा है कि जी हमने इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड करके 2 सेक्शन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ले रही है और सितंबर में उनका अप्रूवल आएगी और मार्च नेक्स्ट ईयर में हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, यानी मार्च 2026 में। तो मैंने उनसे कहा था कि जी हम भी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं और उन लोगों से हमारी, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक उनका बोर्ड अप्रूव करते थे, हैव देयर ओन ब्यूरोक्रेसी, वो लोग टाइम काफ़ी लगाते हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी यही करता होगा। तो हम कहते क्या है कि कहते हैं कि जी वी विल स्टार्ट, वी हैव फेथ दैट यू विल गिव अस मनी। हम आपके प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, हम अपनी जेब से पैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू गिव अस रिट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग, या एक जैसे ब्रिज फाइनेंस हम कर देते हैं। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि इस हाईवे के लिए लेट अस स्टार्ट इट, डोंट वेट टिल मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। आप अभी से अपना काम करें, आप जुलाई अगस्त सितंबर में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें और उस ब्रिज फाइनेंस में हुकूमत सिंध भी मदद करेगी, आप हमें भी साथ लें। सो दे वर रिसेप्टिव टू दिस, लेकिन अभी तक वो देखा नहीं है। अभी जो प्री बजट कुछ होती है मीटिंग्स, कुछ फोरम्स होते हैं। एक फोरम होता है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी कहलाती है, जो कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखती है सबसे पहले, और जो समझे फर्स्ट ड्राफ्ट होता है PSDP का, उसमें आता है। उसके अंदर मैंने देखा है कि 30 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट, और टोटल जैसे मैंने बताया 400 बिलियन प्लस का है। तो अगर 30 अरब सिर्फ एलोकेट करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। सो मेरे सिर्फ ये दरख्वास्त होगी फेडरल गवर्नमेंट से कि येस वी डू नीड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर दिस। खैर on the other hand there are certain other schemes I do not want to sort of raise issues about schemes and other provinces कि जो इससे कम इम्पोर्टेंट के हैं मेरे हिसाब से, because this is the main artery, और वो 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स को या 2 डिविजनल हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करने के लिए है टू लाहौर, और वो भी इसी कीमत के हैं, और वो फेडरल फंडिंग से वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे सारा। तो ये एतराज़ हमें रहे हैं कि वो कमिटमेंट वर्बली तो है लेकिन ऑन पेपर ट्रांसलेट नहीं हो रही फेडरल गवर्नमेंट। दैट्स इंटरेस्टिंग, और आपने बड़ा तफसीली इसको वर्बली है, पेपर पे नहीं हो पा रही है अभी तक। वर्बली तो कोई ऐसी वर्बली तो बहुत सालों से है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि सूबाई बजट की तरफ आएँ तो ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन लोग ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि इस दफ़ा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का क्या सोचा गया है, बिकॉज हर बार ये एक एक्सपेक्टेशन होती है। मजदूर की उजरत क्या तय करने वाले हैं आप लोग, ये एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन। मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ जी। जो वर्कर्स की वेज होती है, मिनिमम वेज, उसका कानून में एक तरीक़ाकार है। देयर इज अ ट्राइपार्टाइट बॉडी जिसमें लेबर के भी नुमाइंदे होते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एंड द गवर्नमेंट। ये तीनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या होनी चाहिए। आई एम श्योर उसकी अभी चल रही होती हैं डिलिब्रेशंस बिफोर द बजट। हम जो अनाउंस भी करते हैं तो अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी क्लियर्ड बाय दैट बॉडी, दैट इज़ द लॉ। इस वक्त जो महंगाई की हालत है, हमने लास्ट ईयर, इस वक्त भी हमारी जो वर्कर्स की वेज है इन द प्रोविंस, वो आई बिलीव बाकी सूबों से ज़्यादा है, और उस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट भी या जो इंडस्ट्री वाले हैं वो भी हमसे शिकायत करते हैं कि जी सिंध में वी बिकम मोर एक्सपेंसिव देन दी अदर प्रोविंसेस, तो हम कंपेटिटिव नहीं रहते। तो ये डायलॉग चलेगा, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वर्कर्स की वेज को, बल्कि वो मिनिमम वेज नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी द लिविंग वेज, जिससे सस्टेनेबिलिटी वेज, जिसके ज़रिए वो सस्टेन कर सकें अपने और अपनी फैमिली को। सरकारी मुलाजमीन की आपने बात की, अगेन सूबा सिंध हमेशा ज़्यादा तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस और द फेडरेशन
बढ़ाता रहा है। इस साल वी आर वेटिंग कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है। हमने सुना है, आई एम नॉट श्योर येट, जो मुझे सुनने में आई है कि शायद इनकम टैक्स रेट फॉर सैलरीड पर्सनस में वो कुछ रिडक्शन लाएं। तो रिडक्शन लाएंगे तो दैट वो टेक होम उनकी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रखते हुए हम फिर फैसला करेंगे और अल्टीमेटली फैसला वो कैबिनेट हुकूमत सिंध की करेगी। शाह साहब, इसका तो बड़ा इंतज़ार है, मतलब सारे सैलरीड क्लास जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं कुछ सालों से, मतलब पिसते चले जा रहे हैं और ये एक एक्सपेक्टेशन और उम्मीद तो लगाई हुई है कि उनके लिए कोई डेफिनेटली रिलीफ होगा। आपने भी खैर कमिट तो नहीं किया, लेकिन होपफुली होगा। अच्छा सर, अब ये बताइएगा, आप एक और चैलेंज जिसका वैसे तो हमारे पूरे मुल्क को सामना है लेकिन सूबा सिंध बराह रास्त मुतासर होता है, वो है क्लाइमेट चेंज। हमारे दरियाओं में कभी सैलाब है, कभी ड्रॉट है, मतलब सूरत हाल हमारी बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी रहती है। क्या बजट में इस ज़मीन में कुछ मुख्तस किया जा रहा है कि किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटा जा सके? फिर जो कंटिन्यूस इक़दामात हैं जैसे नहरों की लाइनिंग वगैरह के काम हैं वो चल भी रही है ऑलरेडी, और क्या कुछ करने का सोचा है? देखिए, हमने क्या किया है, सूबा सिंध ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और आपको याद होगा 2022 का फ्लड ख़ास तौर पे उसने बहुत तबाही मचाई थी। उससे पहले 2020 में जो कराची के अंदर बरसात हुई थी, रिकॉर्ड बरसात, इससे पहले कभी इतनी नहीं हुई, उसने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और ये दोनों को देखते हुए, एंड अगेन वी नो के क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में एक रिस्क, एडिशनल रिस्क पैदा हो गया है। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जो घर बनाए हैं लोगों के, आपको मैंने पहले भी शायद बताया हो कि इट इज़ अ प्रोजेक्ट जो दुनिया भर में माना जा रहा है। इस वक्त हम 2 मिलियन घर लोगों के बना रहे हैं और वो 2 मिलियन एंड एज वी स्पीक हम तकरीबन 1.1 मिलियन घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। 5 लाख कंप्लीट भी हो चुके हैं और हम 2 मिलियन की तरफ जा रहे हैं। ये सारे घर क्लाइमेट रेजिस्टेंस या क्लाइमेट के हवाले से हमने बनाए हैं। एंड रिसेंटली अभी मैनेजिंग डायरेक्टर आई थी वर्ल्ड बैंक की, एंड उन्होंने विज़िट किया था इन घरों को, और उनके जो टेस्टिमोनियल्स है, जो उन्होंने ख़ुद बात उधर की है, दैट इस प्रूफ के जी हमने वो काम किया है कीपिंग इन माइंड जो क्लाइमेट चेंज है। इसके साथ साथ हम अपने ड्रेनेज सिस्टम जो है, बिकॉज बरसात को तो आप रोक नहीं सकते, रब की तरफ से है। आपको करना क्या है कि पानी जल्द से जल्द ड्रेन हो, पानी की वजह से आपके स्ट्रक्चर्स को नुकसान ना पहुंचे, कब पहुंचे या और तो इस सिलसिले में हम अपना ड्रेनेज नेटवर्क बेहतर कर रहे हैं। कराची के अंदर 2020 के बाद जो कराची के नाले थे उनकी अपग्रेडेशन हुई, इनकी सफाई हुई। रूरल सिंध के अंदर जो हमारा इरिगेशन का ड्रेनेज सिस्टम है उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द वर्क दैट हैज़ टू बी डन। आपको पता है ना कि इरिगेशन नेटवर्क तो अंग्रेज़ बना गया था इन द 30s हमारे पास, और उसके बाद फिर हमने भी गुड्डू बराज और कोठड़ी बराज बनाया। ड्रेनेज पे हमारी तवज्जो कम रही है। हमने लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन और फिर राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन बनाया, लेकिन उसके अंदर काफ़ी आई थिंक कॉर्नर्स व कट, और हमने जिस तरीके से उनको डिज़ाइन करना चाहिए था वैसे नहीं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें शाह साहब चलें, दैट्स गुड, एटलीस्ट आपने अपने वो प्लान का तो बताया कि क्या सोचा जा रहा है। और भी बड़ी बातें करनी है, ख़ासतौर पे कराची के जो शहरी हैं वो भी जानना चाहते हैं कि भी हमारे लिए क्या है, वो हमने आपसे पूछना है। और साथ ही एक छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, सो स्टे विद अस। और आप सारे जो हमें देख रहे हैं, ईद मुबारक आप सबको। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ। बहुत सी बातें हो रही हैं और स्पेशली विद द बजट जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो उसके हवाले से बड़े सवाल हैं। शाह साहब, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर अस। शाह साहब, अब वही सवाल ब्रेक से पहले आपसे होता है, हर दफ़ा आपसे होता होगा डेफिनेटली। सिंध के सूबाई बजट में कराची के लिए क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है, लोडेड सवाल है। शहरियों को तो बहुत कुछ चाहिए, ट्रांसपोर्ट है, पानी है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ग्रीनरी ज़रा ज़्यादा हो जाए तो क्या ही बात हो। लिस्ट इज लॉन्ग। हुकूमत क्या देने वाली है शहरियों को? पर्टिकुलरली वो शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है पूरे मुल्क को। मैं
जी एक तो इस साल भी दो वी वर नॉट गिविंग न्यू प्रोजेक्ट्स बट वी डिड स्टार्ट, हमने एक कराची के लिए नया, एक तो नहीं उसके अलावा बहुत और भी हैं जो कि हमने थ्रू कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन काम किए हैं। लेकिन जो एक बड़ा प्रोजेक्ट हब डैम से 100 मिलियन गैलन पर डे पानी लाने वाला प्रोजेक्ट, वो हमने इसी साल नया किया जो करंट ईयर है, और इंशाल्लाह वो अगस्त में उसकी कंप्लीशन है, जिससे हमें 100 मिलियन गैलन पर डे पानी मिलेगा। और इससे ख़ास तौर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एंड सम एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैबाड़ी, इसको हम जो कि बिल्कुल ही आपके बिकॉज पानी नॉर्थ से आता है, किंजर से आता है, तो ये इनके पास सबसे आखिर में मिलता है, ये टेल पे है, तो वो उनको पानी मिल सकेगा। उसके साथ साथ आपने शाहराह भुट्टो की बात की, इंशाल्लाह हमारा प्लान तो है कि इसकी कंप्लीट, ये जो आपने सेकंड फेज है अप टू कायदाबाद, दैट इज मैंने दो दिन पहले ही आई हैड टू गो टू गदाब और उधर से मैं वापस आ रहा था, हेलीकॉप्टर पे था, तो आई टुक एन इंटायर वीडियो ऑफ द शाहराह भुट्टो M6 यानी M9 कहते हैं शायद उसको, सुपर हाईवे, मुझे याद है सुपर हाईवे से लेके तो कायदाबाद तक मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई थी। आई एम क्वाइट होपफुल कि हम कायदाबाद तक तो इज कंप्लीट, वी जस्ट हैव टू स्टार्ट इट, इनॉग्रेटेड, शायद ईद के एकदम बाद हम कर देंगे। और बाकी जो कायदाबाद से लेके सुपर हाईवे तक हम दिसंबर की कंप्लीशन टारगेट कर रहे हैं, एंड आई एम होपफुल कि हम 31 दिसंबर तक कर लेंगे। अगर किसी वजह से बारिशें ज़्यादा हो गई या कुछ वजह से डिले हुआ, फिर भी आई डोंट सी अ डिले ऑफ मोर देन 1 मंथ, तो जनवरी के महीने में इंशाल्लाह हम ये शुरू कर लेंगे। दिस विल बी ए ह्यूज रिलीफ। और इसके साथ साथ कुरंगी रोड पे जो इंटरवेंशंस करनी है कि सारा ट्रैफिक उधर ना आके जैम हो जाए, यानी आप शाहराह भुट्टो पे तो सुपर हाईवे से कुरंगी रोड पे 30 मिनट में या 15 मिनट में पहुंच जाएं और उसके बाद 30 मिनट उधर रुके रहें, ट्रैफिक जैम हो, तो उसकी भी हमने अपग्रेडेशन जो सारी करनी है वो प्लान कर ली और उसके भी फंडिंग अरेंज कर ली है। उसके साथ साथ जाम सादिक ब्रिज जो पुराना होता था उसकी जगह पे नया ब्रिज बन रहा है, कुरंगी कॉजवे, ये सारे इंशाल्लाह इसी फाइनेंशियल ईयर में जो अगला आएगा इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। बस शाह साहब के साथ साथ ये भी वादा हो कि ये कंप्लीट हो जाए, टाइम पे हो, तो फिर तोहफा भी लगे ना शहरियों को कि कुछ मिला है हमें। सो बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अच्छा साहब, आने वाले ज़ाहिर दिनों में बजट, वादे, खर्चात, ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक मामला नहरों का भी बड़ा पुराना चल रहा है। अब एक जनरल परसेप्शन ये थी कि मामला सेटल हो गया है, ये प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि सिंध में एजिटेशन है, मुजाहिरों वाला माहौल है, वज़ीर दाखिला के घर को आग लगा दी गई। ये मसला कैसे हल होगा? अगर हो चुका है तो फिर आप इन लोगों को एतमाद में क्यों नहीं ले पा रहे? ये नेहरू वाला जब मामला हुआ और इस पे कोशिश की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे सदर जरदारी को ब्लेम किया जाए, और सदर जरदारी ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करके कह दिया कि जी मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात की और जो फोरम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसके अंदर वो चीज़ ले गए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला दे दिया कि जी कोई भी नहर सिंध या उसकी ट्रिब्यूटरी पे नहीं बनेगी, दरिया सिंध या उसकी ट्रिब्यूटरी पे, अनलेस चारों सूबे राजी ना हो। और ये बड़ा अच्छा एक फैसला था। जो उससे पहले एक तहरीक चलाई गई थी ये ब्लेम करने के लिए कि शायद पीपल्स पार्टी नेहरू को सपोर्ट कर रही है, वो ख़त्म हो गई, तहरीक हो जानी चाहिए थी। और बिल्कुल वो जो समझ रहे थे लोग कि ये एक चीज़ वो पीपल्स पार्टी के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर डेंट पैदा कर देंगे, वो जब नहीं हुआ तो वो खामखा की बातें। और मोस्ट रिसेंटली कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया था मोरो में, जहाँ पे होम मिनिस्टर साहब का घर जला दिया गया। इट वाज वेरी क्लियरली नॉट एन इंडिजिनस सॉर्ट ऑफ प्लान, बड़ा प्लान करके, बिकॉज जैसे हमें बताया गया और पता चला है इंक्वायरी से कि केमिकल्स यूज़ किए गए और प्रोफेशनल्स ने वो घर जलाया। तो
तो ये एक और उसके अंदर आप सबको पता है कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शामिल थी इन सारी चीज़ों में। तो ये चीज़ें मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि जी पीपल्स पार्टी ने एक पॉलिटिकल चैलेंज को टेक ऑन किया और सक्सेसफुली सूबे के लोगों की उम्मीदों पे पूरी आई। तो अब वो उन्होंने ये शुरू कर दिया। शाह साहब, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। एक और सवाल भी है आपसे और फिर हम आपको जाने देंगे, आपको ईद मनाने देंगे। काफ़ी टाइम हमने आपका ले लिया है। अब तहरीक इंसाफ ने भी एक मुल्क गीत तहरीक चलाने का सोच रखा है राइट आफ्टर ईद, उनका ये कहना है। तो सिंध में भी ऑब्वियसली ये तहरीक चलेगी। आम तौर पर तो आप लोग जो हैं मुजाहरों वगैरह में लचक दिखा देते हैं। क्या तहरीक इंसाफ को भी एहतजाजी रैलियों की आज़ादी मिलेगी या उन्हें किसी और तरह से डील करेंगे? कोई प्रेपरेशन है फॉर दैट? देखिए, if it is a peaceful protest, getting proper permissions from the law enforcement agencies कि हमने कहाँ प्रोटेस्ट करना है, as long as they do not disturb the general public। और पिछले दिनों कुछ इश्यूज हुए हैं कराची में ख़ास तौर पे, इवन अदर पार्ट्स ऑफ सिंध, कि लोगों ने हाईवेज ब्लॉक की हैं और उसमें कुछ लॉयर्स की मूवमेंट, जो लॉयर्स भी लगे हुए थे और एडवांटेज लिया उन्होंने अपनी प्रोफेशन का। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे। इवन एट दैट टाइम दो यू नो वी वर नॉट एबल, मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कहूँगा कि हमें उससे पहले उन सारे प्रोटेस्ट को जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए था। वो ज़्यादा लंबे हो गए जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हुई। तो ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट जिससे लोगों को तकलीफ़ हो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। बहुत क्लियर हमारा हुकूमत सिंध का इस पे मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू। अभी भाई बहुत कुछ है, अभी तो कलेजी और सिरी पाए और शुक्र है कि आप इन बातों पे आए हैं, वरना ऑनेस्टली लाइक ईद इट्स नॉट ईद, तो इट हैज टू। तो ब्रेक लेते हैं। It has already started smelling like Eid as well। आप जरा बाहर निकल के तो देखें। नहीं थैंक यू, वो वाला आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेकिन अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा कुछ मौका मिले, कुछ ले आए आप खाने के लिए, सामने रख लें और हम भी कुछ करते हैं। कलेजी भुने आप, जिन जिन की कसाई आ गया है। कोई भी त्यौहार हो ना हमारा, मतलब खासतौर पे ईदें, बट एनीथिंग, वो त्यौहार ही नहीं कहलाता अगर कोई खाने स्पेशल ना इन्वॉल्व हो बीच में। मतलब खाने के इर्द गिर्द त्यौहार होता है। वैसे तो छोटी ईद पे भी हम ये कहते हैं कि खाने की ईद है। अब्दुल्ला, ये अगर न्यू ईयर ईव भी होती, क्रिसमस भी होता, कुछ भी होता ना, तो खाना इज वेरी वेरी ओनली और ओनली एंटरटेनमेंट ही वैसे हम कहेंगे। और कोई बहुत हमारे क्या होता है, ट्रीट चाहिए, खाना खाने चलो, मतलब सालगिरह खाना खाने चलो, एनिवर्सरी खाना खाने चलो, ईद है खाना पका लो या खाने चलो। बड़ी ईद में अगर नाश्ता कलेजी से ही स्टार्ट हो रहा है, आपका दिन का आगाज कलेजी से हो रहा है, तो फिर तो मतलब फिर तो बात करेंगे ना। कितना ओके है ये करना, कितना नहीं, मैं डरा नहीं रहा। अच्छा, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। कितना ओके है, इतना ओके है, मतलब ऑफ कोर्स लाइक डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट, बट इट्स ऑलराइट, यू कैन। ये वन ऑफ दोज डेज है जहां आपको इजाजत है, लेकिन ऑब्वियसली अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए ही आप खाएंगे। कितना खा सकते हैं, कितना नहीं। हमारे साथ, उनसे जरा मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ईद उल अज़हा पर बसियारखोरी हमारे यहाँ एक तरह से ये भी रिवायत है कि इतना ज़्यादा हम गोश्त खाते हैं, पेट मतलब आपको पता है तकरीबन फटने वाला ना हो जाए तब तक लोग खाते रहते हैं, सेमी फटने वाला, और फिर ऐसे में अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो जरा कुछ एहतियातें बता दें क्या करनी चाहिए सबको जो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। वाकई ईद के दिनों में ये पेशेंट्स की एंट्री बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, एक तो वो बंद हो जाते हैं, दूसरा क्योंकि इन ईद के दिनों में जो स्पेशली बकरा ईद होती है, इसमें बाहर से बहुत सारे जानवर आते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे कुर्बानी होती है, साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उससे बहुत सारी बीमारियों की एपिडेमिक टाइप हो जाता है, जैसे कि इन्फेक्शंस होते हैं, टाइफाइड फीवर है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जिसको हम आम ज़बान में फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो इन बीमारियों की नोयत बढ़ जाती है और उसकी वजह से अस्पताल में पेशेंट्स का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है।
बिल्कुल जी, पेशेंट्स तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन नेचुरली गोश्त तो लोग खाएंगे, मतलब इस ईद के ही इंतज़ार में होते हैं कि कब गोश्त मिलेगा और खाएंगे। तो अपनी ग़िज़ा में ऐसा क्या शामिल किया जा सकता है जिससे गोश्त के नुकसानात में कुछ हद तक जो है वो कमी आ जाए? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गोश्त को प्रॉपरली वेल कुक्ड होना चाहिए, अनकुक्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप उसके साथ फल, फ्रूट और सब्जियां, उसका इंटेक उसमें आप या उसका पोर्शन उसमें ऐड कर दें तो जाहिर सी बात है कि आप गोश्त का पोर्शन फिर आप कम खाएंगे। उससे आप गोश्त से रिलेटेड जो बीमारियाँ उससे आप बच सकते हैं। सर, एक तो बसियार खोरी आपको पता है रिवायत ही है, गोश्त का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है, ऐसे में लोग बीमार ना पड़ें, सो क्या करना चाहिए, क्या एहतियात हो सकती है? बहुत पर्टिनेंट और ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, ईद एक खुशी का मौका है, ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी है और इसमें आदमी बड़ी खुशी से कुर्बानी करता है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि आदमी गोश्त वगैरह खाएगा। तो इसमें यही होता है, एज ए मेडिकल डॉक्टर हम एडवाइस करते हैं कि हर उम्र के हिसाब से एक रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप अपना खाएं, बट एतदाल के साथ, राइट। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जैसे अगर किसी को दिल की बीमारी या जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिस तरह डॉक्टर ने पहले ही उनको आपको एडवाइस किया, उस पर आप अमल करते रहें। बाकी जो गोश्त होता है वो आप उसको साफ़ सुथरा वेल कुक करके खाएं। बिल्कुल, हम यही चाहते थे कि आप कह दें, तो हमारे साथ मौजूद थे लोग जो देख रहे हैं, प्लीज़ ऐड सम वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स टू योर डाइट। और ख़ास तौर पे बसियार खोरी जहाँ हो जाए, व्हाट इज़ दिस वर्ड? अच्छा, जब हमारे को डॉक्टर ऐसी पढ़ी लिखी शख्सियात जो हैं आती हैं, तो अब्दुल्ला कोई ऐसे वर्ड्स की सुन के याद आना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट इज इट? They would know. वो मतलब इतना तो मतलब कलेजी बनाने में इतनी तकलीफ नहीं होती जितना ये वर्ड प्रोनाउंस करने, बसियार खोरी। What is exactly the literal meaning of it? Yes, we have so many guests today. और इस ईद के बाद आपको याद दिला दें कि ऑपोजिशन का एक बार फिर एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान है। और ऐलान ये है कि वो दिन याद आए जब पहले शेख रशीद आके ऐलान करते थे, बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद के बाद कुर्बानी होगी, फलाना होगा, ढमकाना होगा। Which also reminds me, बड़ी आपने बात की रही किधर है ना, गायब। अच्छा, दिस इज लाइफ, यू नो, वन डे यू आर देयर, एंड मतलब ऑब्वियसली कुछ सालों से तो हम भी आपके सामने हैं, लेकिन कुछ सालों बाद हम भी नहीं होंगे। बट दिस इज द साइकिल ऑफ पीटीआई मुल्कीर एहतजाज की तैयारी कर रही है, कह रहे हैं कि वो करने की कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत इस बार पहले से कहीं ज़्यादा पुरएतमाद है और इसकी वजूहात भी हैं। अब या तो वो मुज़ाकरात करें या एहतजाज तक बात जाने ही ना दें, या एहतजाज हो तो मुजाहिरीन को रैली जलसा वगैरह करने दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि फिर उन्हें रोका जाए, जिस तक ज़रा बात नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ज़रा अजीब सा हो जाता है सारा कुछ। तो भी जानना हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ने क्या सोच रखा है, और इसके लिए हु बेटर देन टू टॉक टू राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और हमारे शो पे आते रहते हैं। राना साहब, ईद मुबारक। सबसे पहले तो चलें आप ही बात कर लें। ईद मुबारक राना साहब। राना साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता ईद पे आपका ख्याल था कि हुकूमत माशी फ्रंट पे बेहतर हो रही है, खारजा महाज पे अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है, खारजा महाज भी हमारा बेहतर हुआ है, हमें कामयाबियाँ मिली हैं, अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम की खातिर मुखालिफिन से आप क्या समझते हैं? बात होनी चाहिए, ये मामला अब हल होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया है। आप लोग काफ़ी कोशिश भी कर चुके हैं, कभी उस तरफ से लचक नहीं आती, कभी आपकी तरफ से कुछ नहीं माना जाता। नहीं, आजकल वैसे भी राना साहब हुकूमत ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, हासिल कर लिया है, तो लचक दिखाने का क्या मूड नहीं है? मतलब एक दो माह में क्या बदल गया? जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने गुज़श्ता ईद पे होने वाली बात का हवाला दिया है। यकीनन उस ईद पे हमारी ये ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है वो इकॉनमी के बहरान के ऊपर जो है वो काबू पा ले, क्योंकि पिछले साल जो है वो हालात आज के दिन जो है वो इंतहाई जो है वो मुश्किल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की, हमारी मुआशी टीम ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो मेहनत की है, और उस मेहनत के नतीजे में जो है वो न सिर्फ IMF से नया जो प्रोग्राम है वो मंजूर हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, बल्कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी मिल चुकी है।
और उसके साथ साथ जो है वो आपके इल्म में होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो बहुत लोएस्ट लेवल पे आ गया है। महंगाई जो है, महंगाई की जो रफ्तार है वो लोएस्ट लेवल पे जो आ गई है। तो इस पे काबू पाने के बाद अब रही सियासी मामलात भी रिजॉल्व होने चाहिए और उनमें भी जो है वो बात आगे बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हमने तो पिछले साल ना सिर्फ ये ऑफ़र्स की थी बल्कि बड़ी कोशिश की। इसमें सरदार अय्याज सादक साहब जो हमारे स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और मैं, हम तीनों ने बड़ी कोशिश की पिछले साल में, और वो मुज़ाकराती कमेटी तक और मुज़ाकरात तक बात ले आए। लेकिन उसमें जो पीटीआई की लीडरशिप है, या बल्कि लीडरशिप क्या, इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करते, वो पॉलिटिकल डायलॉग पे उनका यकीन ही नहीं है, तो उन्होंने वो बात आगे नहीं चलने दी। अच्छा राना साहब, आप हुकूमत के उन लोगों में शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ को सियासी हकीकत तस्लीम करते हैं और उन्हें सियासी स्पेस देने के हक़ में भी रहे हैं, और हमारी इस सिलसिले में बात भी हो चुकी है। अब अगर वो मुज़ाकरात के लिए मान जाएं तो क्या उन्हें दोबारा टेबल मिलनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वो वक्त अब निकल चुका है? जी बिल्कुल, मैं पीटीआई को सियासी जमात, सियासी हकीकत जो है वो मानता हूँ, मेरी लीडरशिप भी मानती है। हमने कभी भी जो है वो किसी के वजूद से जो है वो इनकार नहीं किया, और यही वजह है कि 2 मरतबा, आज से कुछ 4 माह पहले भी, और अभी ये ग़ालिबन 8 मई की बात है या 9 की, कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को, जो कि पीटीआई है, उन्हें ये न सिर्फ दावत दी कि आप आएँ, बैठें, तमाम पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर हम आपसे बैठ के बात करने को और उनको रिज़ॉल्व करने को जो है वो तैयार हैं, बल्कि उनको रास्ता भी दिखाया। उन्हें ये नहीं कहा कि आप मेरे पास चल के आएँ तो मैं आपसे बात करूँगा, बल्कि उनसे कहा कि आप ऐसा करें, वो स्पीकर चैम्बर में आप रोज़ ही वहाँ पे जाते हैं, तो वहीं पे जो है वो आप किसी दिन इंतज़ाम करें और मैं वहाँ पे आ जाऊँगा अपने जो है वो साथियों के साथ या कैबिनेट मेंबर्स के साथ, और वहाँ पे बैठ के बात करेंगे। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये वज़ीर आज़म की ऑफ़र मौजूद है। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने जो ऑफ़र की थी तो मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूँ, और मेरी ये भी इतला है कि स्पीकर साहब ने भी इस बारे में इस इंदिए का इजहार किया कि अगर अपोजिशन जो है वो इस बारे में कोई बात करेगी तो मैं उस बात को वज़ीर आज़म साहब तक लेके जाऊंगा, लेकिन उनकी तरफ से जो है वो कोई बात नहीं। सर, अब ईद के बाद तो एहतजाज का भी प्लान है, बहुत से लोगों का मुल्कीर मुहिम्मात चलाने का भी इरादा है। सुना जा रहा है कि इस दफ़ा हुक्काम का ज़ीरो टॉलरेंस का भी इरादा है, मतलब आप लोगों का 9 मई या 26 नवंबर दोहराने का चांस नहीं लेंगे। क्या आपको लगता है मौजूदा हालात में फैसला दुरुस्त है, यहाँ पे स्पेस निकालनी चाहिए सियासी मुखालिफिन के लिए? जी बिल्कुल, ये फैसला तो है कि दोबारा 9 मई तो नहीं होने दिया जाएगा, और 26 नवंबर भी इन मानों में कि कोई इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़े और इस्लामाबाद जो है वो डी चौक पहुँच जाए, ऐसा भी इस दफ़ा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मेरा एक सियासी कारकुन के तौर पे अंदाज़ा है कि इस वक्त जो हालात हैं, अब मैं पूरी तफसील में नहीं जाता, और इस वक्त हुकूमत की जो पोजीशन है, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन है, इस वक्त उन यानी शख्सियात की जिनके ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने के लिए जो है वो हमेशा पीटीआई ने ज़ोर लगाया, वो जो पोजीशन है, इस वक्त पीटीआई इस किस्म की कोई मूवमेंट, कोई तहरीक नहीं चला सकेगी। अगर ये कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नाकाम कोशिश करेंगे, अपने ही लोगों को खामखा जो है वो मुसीबत में डालेंगे। कोई थोड़ी बहुत तादाद में निकलेंगे, अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो बाद में फिर वो जो है वो भुगतेंगे उस बात को। तो इसलिए ये इनका फ़ैसला जो है बड़ा गैर सियासी और गैर मंतकी फ़ैसला होगा। बहरहाल फ़ैसला उन्होंने करना है,
मेरा मशवरा तो वो कभी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई मौजू वक्त नहीं है और ना वो इस पोजीशन में है कि वो इस किस्म की कोई मूवमेंट जो है वो चले, लेकिन फिर भी आप तो दे रहे हैं। आपने मशवरा तो दे दिया और सुनने वाले एक्चुअली राना साहब सुन भी लेते होते हैं। उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कुछ जो इस बात के हामी नहीं है कि इस वक्त कोई एहतजाज किया जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा राना साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत के मुखालफिन की बड़ी उम्मीदें इससे भी हैं कि IMF की सरपरस्ती में बनने वाला बजट जो है वो अवाम दोस्त तो हो ही नहीं सकता। दैट इज़ व्हाट देयर थॉट प्रोसेस इज। तो अवाम को भी ऐसे ही खदशात हैं, क्या कुछ उम्मीदें रखी जा सकती हैं या ना समझें, इसको क्या करें? देखें, अवाम को अब ऐसे खदशात जो है वो नहीं रखने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये अभी कल की बात है, अवाम को बिजली की कीमतों में कमी का एक बड़ा रिलीफ दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और उसके बाद फिर जो बलूचिस्तान में NA-25 की तकमील का जो रिलीफ बलूचिस्तान के लोगों को दिया है, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि अवाम को एक अच्छी तवक्को जो है वो रखनी चाहिए, और इसमें जो मुश्किलात पिछले बजट में जो है वो डाली गई थी आम आदमी पे, लोगों पे, और वज़ीर आज़म ने ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल तक हम मौशियत को जो है वो बेहतर करके तो ये रिलीफ जो है बतदरीज जो है वो रिलीफ लोगों को देंगे और ये मुश्किलात जो है वो इनमें कमी लाएंगे। गॉट इट। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ईद का थोड़ा सा हिस्सा जो है टाइम हमें भी दिया, एंड यू आर ऑलवेज वेरी जनरस। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, वी हैव अनदर गेस्ट। और ईद उल अज़हा का त्यौहार है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है, कुर्बानी का वो जज्बा रिपीट करने का त्यौहार है जो ज़ाहिर है अल्लाह ताला को बड़ा पसंद आया था, बड़ा भाया था। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ कुर्बानी का बड़ा ख़ास अहतमाम होता है। लाखों जानवर खुदा की राह में कुर्बान किए जाते हैं। इस अमल की फजीलत अहमियत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकड़वी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। ईद मुबारक आपको तो सबसे पहले, और हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है जब हम आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें, ईद कुर्मा है ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक पुरमसरत मौका है। मुख्तसर हमें कुर्बानी की फजीलत से आगाह कर दें। कुर्बानी ये अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए खालिस होकर, गोश्त की तमन्ना ना हो, नाम नमूद शोहरत, खालिस अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह के हुक्म से हलाल जानवर की गर्दन पर छुरी फेरना, खून बहाना, इहराक़ुद्दम, तो ये असल कुर्बानी है। अगर आज में ये जज्बा नहीं कि हमें अपनी जान या औलाद भी कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे, तो फिर हम कुर्बानी को समझे नहीं। असल कुर्बानी क्या है कि हर चीज़ अल्लाह ही ने दी है, उसकी राह में कुर्बान करनी पड़े तो खुश दिली से करें। अल्लाह ताला आज़माना चाहता, वो जानता है, ज़ाहिर करना होता है मकसद कि हम ज़्यादा प्यारे हैं या दुनिया का साजो सामान, औलाद वग़ैरह ज़्यादा प्यारे हैं। तो जो लोग कुर्बानी को नहीं समझते वो कहते हैं जी इतने जानवरों का खून बहाया जाता है, इस रकम से और क्या कुछ नहीं हो सकता। वो असल मकसद नहीं समझे। रोज़ाना भी तो जानवर ज़बा होते हैं आपके खाने के लिए। आप दावतों में कितना एहतमाम करते हैं, उस वक्त तो आपको ये ख्याल नहीं आता। तो ये अल्लाह का हुक्म है, उसी ने मेहरबानी की है। जज्बा तो ये कि मुझे अपनी या बेटे की भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं कुर्बानी दूँ। सहाबा किराम ने पूछा, मा हाज़िहिल अदाहिया या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया ये वो तरीक़ा तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिसको बाकी रखा गया, यादगार बनाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
जो कुर्बानी दी उसको यादगार बनाया गया। मकसद जान कुर्बान करना, मकसद अल्लाह की रज़ा को सबसे ज़्यादा अहम समझना, ये है असल कुर्बानी का मकसद। बड़ा आपने खूबसूरती से इस जज्बे की अहमियत पर रोशनी डाली है। मौलाना साहब, हम लोग कुर्बानी का अहतमाम तो करते हैं, लेकिन उमूमन देखा गया है कि फिर हम सफाई का अहतमाम नहीं करते, और सफाई निस्फ़ ईमान भी है। आलाइशें देख लें, मजमूई तौर पर बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, हर तरफ गंद नज़र आता है, दूसरों को तकलीफ़ भी सर्टनली महसूस होती है सारी सूरत हाल में। शरीयत इस मुताल्लिक़ क्या कहती हैं? जहाँ हम और चीज़ों का ख्याल रखें, वहाँ यहाँ भी तो शरई अहकामात को मलूज़ खातिर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा दीन मतीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि मैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी नफ़ा बख्श, फ़ायदा मंद हूँ। न अपने आप को न दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने वाला हूँ। ये शरीयत नहीं चाहती, वो यही चाहती है कि हम खुद भी और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाने वाले हों। मैं रास्ता रोक दूँ जानवर बांधने के लिए, जबकि सहूलत हो सकती है दूसरी तरफ, मगर लोगों का रास्ता रोक दूँ। इसी तरह ज़बह करते वक्त मैं ऐसा एहतमाम करूं जिससे दूसरों के लिए मसाइल बने, या जानवर की आलाइश, वो चीज़ें जो फेंकी जाती हैं, वो बजाय ठिकाने पे पहुंचाने के किसी मैं खुलेआम छोड़ दूं, उससे ताफ़ुन, बदबू फैले, दूसरों को तकलीफ़ हो। क्या मैं चाहूँगा कि मेरे दरवाज़े के सामने कोई ऐसा करे? तो मुझे भी दूसरों के दरवाज़े पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लामा साहब, बहुत हम चाहते हैं कि लोग ये आपकी बात सुने और अपने आप को रिविज़िट करें, और सफाई का ख़ास तौर पे जो है वो ज़रूर उसको मद्देनज़र रखें। अच्छा, हम आपसे एक और बात भी पूछना चाहते हैं। हम ईद की खुशियाँ तो ऑब्वियसली मना ही रहे हैं, लेकिन कश्मीर और गज़ा में जो हमारे मुसलमान भाई बहनों पर बीत रही है, उसे नज़रअंदाज करना भी बहुत मुश्किल है। उम्मत मुसलमा उन लोगों के लिए क्या कर सकती है? दुआ के अलावा ऑब्वियसली अमली तौर पर इनफरादी हैसियत में हम क्या करें? होना क्या चाहिए? तमाम मुसलमान मिलकर क़ुव्वत बने। तकरीबन 57 मुल्क बताए जाते हैं। हम उनको पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे, गज़ा के बच्चों को। उनकी जो वीडियोस आती है देखी नहीं जाती, बच्चे बिलख रहे हैं, किस तरह वो वक्त गुजार रहे हैं, उसके बावजूद ईमान पर कितने पक्के हैं। हम सारे मुजरिम बन रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा बैतुल मक़दिस में क्या हो रहा है? हम गाफिल, हम अपने पता नहीं कौन से ऐसे सिलसिलों में गुम हैं कि उनका ख्याल भी नहीं। हम उनकी हिमायत करने में आवाज़ बुलंद करें, उनके लिए जो कर सकते हैं करें, किसी तरह इमदाद पहुँचाएँ, कुछ सूरत करें। अगर हम मिलकर एक ताकत बने तो ललकारें उनको जो उनको तंग कर रहे हैं, गज़ा वालों को, मगर कुछ नहीं हो रहा। ऐसा ही है, कुछ नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया अल्लामा कौकब नूरानी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और बड़ी गहरी बातें भी की हैं। वाकई जब हम सोचते हैं गज़ा में, मतलब अभी हम ये बात कर रहे हैं कि खाना कितना खाएं, कम खाएं, हद से ज़्यादा ना खाएं, और वहाँ वो लोग हैं जिनको मतलब जिनका ख्वाब है अब ये खाना, मतलब उनको कुछ नहीं मिल रहा। खाना तो दूर की बात है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा। जो ज़मीन पे आटा बिखर जाता है ना, जो बिखर जाता है, उसको इकट्ठा करने के लिए भी तगोदो और कोशिश कर रहे हैं। सो या ये सूरत हाल, अपनी दुआओं में उनको ज़रूर याद रखें। ईद मुबारक। अच्छा, बहुत ही पॉलिटिकल बातें भी होगी, बहुत कुछ हो गया, लेकिन हमारी कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं आज के दिन। और पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल कौन सा है? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। क्रिकेट। तो क्रिकेट और ऑब्वियसली मकबूल तरीन खेल तो है, लेकिन मर्दों की तरह हमारी ख़वातीन, हमारी लड़कियां जो हैं,
वो भी दुनिया में एक मकाम रखती हैं इन द गेम ऑफ क्रिकेट और इस टीम की टॉप स्पिनर हैं सादिया इकबाल। उनकी तो खैर बात ही कुछ और है और मुसलसल ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं और इस वक्त वो आईसीसी रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 T20 बॉलर हैं। सबसे पहले तो इसके लिए तालियां हो जाएं। देन सादिया इज जॉइनिंग अस नाउ। क्या हाल है सादिया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आप नंबर 1 T20 बॉलर मिली, आपको शर्ट भी मिली इस सिलसिले में। अच्छा सादिया, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हमारे मुल्क में ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रुझान नज़र नहीं आता प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। तो किस उम्र में ये सोच लिया था कि क्रिकेटर बनेंगी और फिर आपको मौका कैसे मिला? जी सबसे पहले तो थैंक यू। बिल्कुल ईद का दिन है और ऊपर से मेरी आईसीसी रैंकिंग है, तो मेरे लिए बहुत खुशी का मोमेंट है। इवन मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट है। ये सब सरप्राइज है जब मैंने उन सबको बताया कि मेरा आईसीसी टॉप रैंकिंग में नाम आ गया है, तो सब बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे। मैंने बहुत अर्ली एज में खेलना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं 11 साल की थी जब मैंने खेलना शुरू कर दिया था। मैंने अपने स्कूल से ही खेलना शुरू किया था। लाइक मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स का अच्छा स्कोप था, वहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत होती थी। तो फिर जब मैं हाई स्कूल में गई तो फिर वहीं से मैंने खेलना शुरू कर दिया। अच्छा सादिया, अभी जाहिर है आपकी ज़ाती परफॉर्मेंस तो रैंकिंग में ही नज़र आ रही है, लेकिन हमारी विमेन टीम की मजमूई परफॉर्मेंस के बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है, लेकिन आइडियल नहीं है। क्या आप समझती हैं किस तरह से हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? देखिए स्लोली प्रोग्रेस चीजें हो रही हैं। जैसे अभी हमने क्वालिफाइड में बहुत अच्छा खेला है। जैसे हमारा क्वालिफाइड पाकिस्तान ने ही होस्ट किया था और हमने अपने 5 मैच जीते थे। तो ये सबसे अच्छी इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस नजर आ रही है। तो इसी तरह चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होती हैं। जैसे हमने क्वालिफाइड में परफॉर्मेंस दिखाई है, इंशाल्लाह ऐसे वर्ल्ड कप में भी दिखाएंगे। तो ऐसे ही है, जैसे अभी प्रोग्रेस हो रही है हमारी परफॉर्मेंस में भी और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में भी। तो इसी तरह जितनी हमारी क्रिकेट होती जाएगी तो इसी तरह ग्रो अप होती जाएगी। डेफिनेटली बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहां इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और हो भी जाएगी इंशाल्लाह। सादिया ये भी बताइएगा कि अब आप ऑब्वियसली T20 की तो टॉप रैंकिंग हासिल कर चुकी हैं, अगला टारगेट क्या है और अपना करियर जो है वो आप किस डायरेक्शन में जाता देख रही हैं? ऑब्वियसली अभी ODI वर्ल्ड कप आ रहा है हमारे आगे, तो सबसे बड़ा टारगेट तो यही है क्योंकि क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप जीतना और वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो यही कोशिश है कि पाकिस्तान को अच्छे लेवल पे लेके जाएं और ODI वर्ल्ड कप में जितना अच्छा हो सकता है अपनी टीम को स्टैंड करें। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक सादिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड ईद मुबारक वंस अगेन। अच्छा अब्दुल्ला, कुछ म्यूज़िक देखें, हमें मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं रिगार्डिंग म्यूज़िक। तो आप गाना सुनाएंगी हमें? मैं गाना नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ईद है, आप मेरा गाना नहीं सुनना चाहते। आप अच्छा गाती हैं। हाँ गाती तो हूँ। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि अभी हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू सिंगर। यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस। अच्छा जी, ईद का मौका हो और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। सो वी आर गोइंग टू चेंज दैट और हमने सोचा कि अप एंड कमिंग गुलकारों से आपकी मुलाकात कराएं, उनके साथ ईद मनाएं। और ऐसे ही एक सिंगर हैं जो सोशल मीडिया पर तो काफ़ी जाने पहचाने हैं लेकिन अब ज़रा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहे हैं। इनका नाम है हसनैन अली और मलिक हसनैन अली पराज। आपने बिल्कुल ही अब्रिज्ड वर्जन बना दिया। मेरा ख्याल है कि हसनैन अली जरा ज्यादा, मतलब फॉर अ सिंगर इट्स मोर एप्ट। ठीक है, हमने अपना आइडिया शुरू में दे दिया, हमने फ्लोट कर दिया आइडिया। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, ईद मुबारक हसनैन, आपको बहुत बहुत। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ज़बरदस्त। अच्छा, आप हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अब हमने आपके बारे में जब सुना तो तब तक आप अपना सोशल मीडिया जर्नी के से निकल कर PSL के लिए भी गाना गा रहे थे। सो ये अपॉर्चुनिटी कैसे सामने आई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी बुलंदियों तक हमें पहुंचाया। हम अपनी कामयाबी के ऊपर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने, मेरी टीम ने हमारे साथ दिया और स्टिल अभी तक हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए PSL की तो सबसे पहले हमने ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया जब रावलपिंडी में स्टेडियम के करीब जो ड्रोन अटैक हुआ था। उसके बाद हम कॉलेज से वापस जाते हुए हमने ये लिरिक्स लिखे और उसके बाद टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सॉन्ग हमने रिकॉर्ड
लग रहा है और एक लिंक के थ्रू हमने ISPR तक ये सॉन्ग पहुंचाया अपना, और जिसकी वजह से ये वहाँ से लॉन्च हो चुका। और उसके बाद ये जब ये लॉन्च हो चुका उसके बाद PSL में हमें कॉल आती है, जब हम कॉलेज में थे नेक्स्ट डे रीओपन जब हमारे कॉलेज हुए, वहाँ से कॉल आती है PSL से, उनसे फिर हमारी डेट एंड टाइम डिसाइड हुआ और PSL में हमने ये परफॉर्मेंस। व्हाट अ ड्रीम डेब्यू और हाउ लकी। बड़ा आसान आपने यू मेक इट साउंड सो इजी कि सब कुछ होता चला गया। मतलब रिकॉर्डिंग कराने का आपका पहला इत्तेफाक था या इससे पहले भी आप रिकॉर्डिंग करा चुके हैं? अब तो AI वगैरह से भी मदद ली जाती है, सो क्या प्रोसेस था ये सारा? जी बेसिकली मैं पिछले लास्ट 2 सालों से काम कर रहा हूँ। 4 पहले लॉन्च कर चुके हैं मेरे अपने पेजेस से और चैनल से अपनी टीम के साथ। कंपोजिशन इसकी मेरी अपनी है और ये लिखा भी मैंने अपना खुद है। उसके अलावा मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। लाइक एज अ राइटर मैंने ड्रामास भी लिखे हैं कुछ, और स्टोरीज भी जिनमें हॉरर है, और टेलीविजन ड्रामास भी हम लिख रहे हैं। जी तो चलें, हॉरर तो हमारी एक फिल्म भी आ रही है दीमक, तो हम देखने जाने का बिल्कुल, आज ही ईद पे ही वो रिलीज हो रही है, रिलीज हो चुकी है इनफैक्ट। अब मुझे बताइएगा वो गाना जो आपने बनाया रावलपिंडी में स्टेडियम पे जब ड्रोन हमला हुआ भारत का, उसके बाद वो गाना हम चाहते हैं कि हम दोबारा आपसे सुने। जस्ट इमेजिनिंग वो सिनारियो जिससे हम सारे ही गुजरे हैं, लेकिन आपने किस तरह उसको एक डायरेक्शन दी, आपने लिरिक्स लिखे उसको ट्यून धुन दी। अच्छा, और आपकी आवाज नगमों के लिए सूट भी करती है, मतलब ये जो जज्बा और वलवला और जोश जो चाहिए होता है आवाज में। तो आप बड़े सेंसिटिव शख्स होंगे कि ऑब्वियसली हम सारे उस जंग में उस तरह इन्वेस्टेड और इन्वॉल्व थे। नेचुरली जंग हो रही है, लेकिन आपने फिर उस पे ये वर्ड्स आए, आपने लिरिक्स लिखे, मतलब कितना अरसा लगा आपको ये सब कुछ लिखने में? इस टाइप का हुआ था सीन हमारा कि हम कॉलेज में क्लासेस ले रहे थे, रावलपिंडी लॉ कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, और वहाँ पे क्लासेस के दौरान ये ड्रोन अटैक हुआ। और हमारे कॉलेज के पास ही ये स्टेडियम है, रावलपिंडी स्टेडियम, जहाँ पर लास्ट नाइट ये हुआ था मैच, और नेक्स्ट डे इस पे अटैक हो गया था ड्रोन। और वहाँ से वापसी पे बस फीलिंग्स थी और जोश जज्बा और वलवला था। हम रेडी हुए थे घर जाने के लिए। हम जब घर पहुँचे रास्ते में इसके लिरिक्स बनना स्टार्ट हो गए थे और कॉम्पोजिशन भी मेरे दिमाग में आ रही थी, और घर जाकर बस मैंने इसको कंप्लीट किया और अपने जी। और उसके बाद आपने अपना जर्नी हमसे शेयर किया कि कैसे वो आपने फिर ISPR तक पहुंचाया और फिर आपको स्टेडियम में परफॉर्म करने का मौका मिला। इससे पहले बचपन से जाहिर है आपको शौक है, इंस्पिरेशंस क्या हैं? जी कौन लोग हैं जिनको आप सुन के बड़े हुए हैं या जिन जैसा बनना चाहते थे? चूंकि आप गुलकार हैं, गुलकार बनना चाहते थे, सो यू नो हु वर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम? बेसिकली मुझे जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है वो है नुसरत फ़तेह अली खान, और मैं क्लासिकल ज़्यादा सुनता हूँ, तो ज़्यादातर वो हैं गुलाम अली साहब हैं, और इस टाइप के जो उनसे क्लासिकल सिंगर्स हमारे। सीखा भी क्या आपने गाना सीखा है? जी नहीं, मैंने बाय बर्थ ही बस ये मेरे अंदर है, यानी रॉ टैलेंट है आपका बेसिकली। तो आप कॉलेज में मतलब इस तरह इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आप गाते रहते हैं? जी आ चुका हूँ मैं जैसे कई पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि मैं स्टार्ट से ही हूँ इसमें, स्कूल टाइम से PNCA में और डिफरेंट कॉलेज के और स्कूल के जो उनसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और अब आप हमें बताएं कि जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं उनका कोई गीत अगर आप हमारे लिए पेश कर सकें। अच्छा, ये तो वो गाना है खान साहब का कि ये बड़ा एक माहौल सेटिंग हो जाता है, एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक क्राउड हो और आप ये गा रहे हो, मतलब हमारे भी ये दिन होते थे। तो दिस साउंडेड गुड। अच्छा, और कोई मिली नगमा बनाने का इरादा है आपका? जी बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं 2-3 न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एक हम इस टाइम पे PAF के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, उसके ऊपर काम चल रहा है, हमारी शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, और उसके अलावा अभी हम और आप ही लिख रहे हैं वो गाना भी आप ही ने लिखा है? जी कॉम्पोजिशन भी मेरी अपनी है और इसकी लिरिक्स भी मेरे अपने हैं। साथ टीम वर्क जो से हैं वो मेन 2 लोग हैं, जिनमें ताहिर खानून है जो एज एडिटर काम कर रहे हैं, और आपने कभी सोचा था कि आप मतलब इस फील्ड में घुस जाएंगे, या आपने कोशिश करके घुसे या इत्तेफाक हो गया ये? नहीं, ये इत्तेफाक तो नहीं हुआ, इसके पीछे मेरी मेहनत है और मेरी साथ मेरी टीम की, और जो उसके अलावा मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट से मुझे बैक इनकरेज किया और कहा कि आप गा सकते हैं। मलिक हसनैन अली बराचा जी प्लीज। जी स्पेशली मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा मैम तहरीन अहमद का, जिनकी बैक और सपोर्ट की वजह से और जिनके प्लान की वजह से हम यहाँ तक आज आप लोगों के सामने हैं। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका हसनैन अली बराचा, एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर।
कुछ मौसीकी भी हल्की फुल्की हो गई। हाँ। आप अपने काम अब कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने आपको ईद इजाजत का दे ये दी। दिन बहुत मसरूफ होता है, और ये वाली ईद वैसे भी ज्यादा मसरूफ होती है। इसमें because a ना lot मतलब has to काम be शाम done। बड़ा होता है करने को, काम करने को मसरूफ भी बहुत हो जाता है। होता है। मतलब ईद का दिन आप वो ईद की तरह एंजॉय करना Right. चाहते हैं, लेकिन There's बड़ी no आराम on this Eid. इज मोर वर्क एंड लेस अदर थिंग्स। इन एनी केस हम आपको टाइम दे रहे हैं, एंजॉय योरसेल्फ। कसाई मेरा वेट कर रहा है, आई हैव टू लीव। ओके, ही हैज टू, See you वरना मैं तो tomorrow, इधर ही inshallah. थी। सी यू, बाय।